घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। लगातार 2 दिन से प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रगति मैदान दिल्ली में चल रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग वहां भाषण किए हैं। आज गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जो भाषण हुआ है उसमें काफी चहल पहल रही, और चहल पहल मैं इस नजरिए से कह रहा हूं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी बोल रहे थे तो वहां ये सवाल उठा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी शिद्दत के साथ कहा कि इस देश के इस चरित्र को कोई नहीं बदल सकता। हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश ही रहेगा, ये है, और इसकी कोई संभावना नहीं है डायलूट होने की। बहरहाल दोहरी नागरिकता को लेकर भी सवाल उठे हैं, खासतौर से इंश्योरेंस को लेकर के सवाल उठे हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनियों को जिस तरह से पैसा ट्रांसफर करने की बात की गई है उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। आज हम अपने 3 मेहमानों जो कि हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान हैं, जो कि प्रवासी भारतीय हैं, वो आए हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। उनसे सवाल करेंगे कि उनके क्या इंप्रेशन है इस 2 दिन के सम्मेलन में, उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है, या क्या उम्मीदें हैं उनको इस सम्मेलन से। हमारे बीच में भरत भाई शाह हैं जो कि दुबई में अपना व्यापार करते हैं और एक लंबा अनुभव है उनको व्यापार का, और अमेरिका और दुबई में उनके दफ्तर हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं और ट्रेडिंग हाउस चलाते हैं अपना। भरत भाई शाह, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में कनाडा से हैं डॉक्टर टी.डी. द्विवेदी साहब हैं जो कि कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं और राम जानकी हॉस्पिटल बना रहे हैं अयोध्या में। द्विवेदी साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भरत भार्गव हैं जो कि बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े हुए हैं और अमेरिका में रहते हैं, और इनका काम थोड़ा पेचीदा है। ये बैंकों को सलाह देते हैं प्रबंध की, किस तरह से पूरी दुनिया के बैंक काम करें, और जॉर्ज बुश के पिता के सलाहकार रहे हैं एक लंबे समय तक इन्हीं मामलों को लेकर के। भरत भाई, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो मैं भरत भाई से करूंगा। भरत भाई, दोहरी नागरिकता को लेकर के आज भी आप प्रगति मैदान में काफ़ी चहलकदमी में थे, और लगता है आपको ये जो दोहरी नागरिकता का फॉर्मूला प्रवासी भारतीय सम्मेलन में रखा गया कुछ जमा नहीं है। मैं नाराज तो नहीं हूं लेकिन दुखी जरूर हूं जी, इसलिए कि दोहरी नागरिकता के साथ दोहरी निष्ठा का भी अगर सोचा होता तो मेरे देश के लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी का सवाल खड़ा नहीं होता। और उनको आकर्षित करने के लिए हमने पीआईओ कार्ड उनको दिया था। जो पीआईओ कार्ड हैं वो एनआरआई को जो सहूलत मिलती हैं और उनके लिए जो चीज़ अलाउ है वो सभी पीआईओ कार्ड में भी आ जाती थी। वहाँ तक के सर हर एयरपोर्ट पे पीआईओ कार्ड वाले के लिए एक काउंटर भी होता था, वो हम एनआरआई वाले देखते थे, दिल में दुखी भी होते थे। तो ठीक है, हमको नहीं हो तो हमारे भाई को हो, ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन मैं आज तक नहीं समझा हूँ, न गवर्नमेंट को समझा पाया हूँ, न इन लोग को समझा पाया हूँ कि पीआईओ कार्ड और ड्यूअल नेशनलिटी, दूसरा दोहरी नागरिकता में क्या फ़र्क है। क्योंकि एक छोटा सा कार्ड आता है, दूसरा ज़बरदस्त पासपोर्ट आता है। वो पहले चीज़ में तो अच्छी सहूलत रहती है कि जेब में आ जाता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी ये मांग क्यों उठी और क्यों ये देना है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे को एक तकलीफ है, क्या 10 साल से मैं हमारी खाड़ी के देश के लोग के लिए एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन मांगता हूँ पासपोर्ट के अंदर। क्योंकि हम जब बॉम्बे आते हैं, इंडिया आते हैं, तो हमारे में 70% तो सेमी स्किल वर्कर, स्किल वर्कर वगैरह वगैरह हैं। तो उनको सवाल पूछा जाता है कि यू प्रूव दैट यू आर एनआरआई एट द कस्टम, एट द इमिग्रेशन, एडमिशन ऑफ द स्कूल, बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, बाइंग एंड सेलिंग सेल। तो 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, न ग्रीन कार्ड, न रोड कार्ड, न पीआईओ कार्ड। हमारे पासपोर्ट में इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट सब कुछ देख के इतना कर दे कि होल्डर ऑफ दिस पासपोर्ट इज एनआरआई टिल वॉट एवर डेट यू वांट टू पुट, 1 ईयर, 2 ईयर, एक्सपायरी ऑफ वीजा, वॉट एवर यू वांट टू पुट। लेकिन इतनी मांग करते हुए भी हमको नहीं दिया गया है और इनको बिना मांगे ये दे रहे हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। हर्ष इसलिए होता है कि ये भी हमारे भाई है, उनको दिया, हमको नहीं तो हमारे भाई को दिया। जी, चलिए उस मुद्दे पे आएंगे क्या किया जाना चाहिए।
डॉक्टर द्विवेदी, आप बताएं, आपसे एक तो सवाल पहले चलिए ड्यूअल सिटीजनशिप का ही मुद्दे पे बात करते हैं। आप बताएं, जो भरत भाई ने कहा है, कनाडा के लोगों से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो तो सोया ही रहता है, हिंदुस्तान की छुट्टियां जो होती हैं वो भी अवेल करते हैं, जो कनाडा की छुट्टियां होती हैं वो भी अवेल करते हैं, तो लगता है उस आधे समय तो बंद ही रहता है। तो परेशानी बहुत है, वीज़ा लेने तक की परेशानी है, और उसी के साथ इसका मुद्दा भी जोड़ दे तो आप बताएं। जहाँ तक दोहरी नागरिकता का प्रश्न है, विश्व में ऐसे कई देश हैं जो अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए इजराइल है, पाकिस्तान है जो पड़ोसी है, और मेरी इटली है शायद, इटली भी है जी हाँ। जी। तो दोहरी नागरिकता अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि जो विदेश में बसे प्रवासी भारतीय हैं उनकी दोहरी नागरिकता में क्या वही सुविधाएं होंगी जो भारत में रहने वाले नागरिक को हैं या नहीं जी। इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी बात, मैं भरत भाई शाह से एग्री भी करता हूं और डिसएग्री भी करता हूं। अच्छी बात इसलिए जी कि ये जो वन वे स्ट्रीट है, आपने देखा होगा अभी तक कि प्रवासी भारतीयों की कॉन्फ्रेंस में मोनोलॉग चल रहा है। हर आदमी ये आके कहता है कि प्रवासी भारतीयों को क्या करना चाहिए, कैसे यूनाइट होकर रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये 2000 प्रवासी भारतीय आए हैं, इनको अपना मत व्यक्त करने का अभी तक कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ इस पूरी कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन आंसर भी नहीं किए गए, क्वेश्चन टाइम नहीं था। एक तो लोग लेट आते हैं और जब माइक पा जाते हैं तो माइक पा जाते हैं जी। ये भी अच्छा है, माइक पा जाते हैं तो माइक पा जाते हैं। जो कॉन्फ्रेंस हुई जी, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना है। सरकार और फिक्की दोनों हम लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं और हम उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। किंतु एक बात जो और होनी चाहिए थी, जिससे इसका मंतव्य और अच्छी तरह पूरा होता, कि इंडियस डायस्पोरा के लीडर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के ये प्रोग्राम बना होता, तो मेरे ख्याल में इसका मंतव्य और अच्छी तरह पूरा हुआ होता। एक सबका सेटिस्फैक्शन रहता कि हमसे राय ली गई। जी। दोहरी नागरिकता मेरे समझ से एक आवश्यक है, क्योंकि हम भारतीय चाहे जहां रहें, लेकिन भारत को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को भूल नहीं पाते। उसका एक मूल कारण है कि हमारे एज ग्रुप के लोग जो गए हैं और जिनका बचपन यहां बीता है, वो इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि इससे अच्छी चीज, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे कनाडा हो, या कोई यूरोपीय देश हो, वहां मैंने तो आज तक देखा नहीं। जी, चलिए मैं भरत जी से पूछता हूँ। भरत जी, आप मुझे बताएं, पहले इसी मुद्दे को तय कर लें, उसके बाद दूसरे सिस्टम पे आएंगे। क्यों नहीं नहीं, ये तो बात सही है कि इतना बड़ा प्रयास जो किया गया है उसके अंदर कुछ कमियां भी रही हैं और त्रुटियां भी रही हैं, लेकिन मैं ये भी सोच सकता हूं कि ये शुरुआत है, और जैसा कि लगता है कि विचार ये है कि इस तरह ये जो प्रारंभ जो किया गया है ये चलता रहेगा। तो ये तो सही है कि जिन्होंने प्रबंध किया था ज़्यादातर उन्होंने ही अपना एजेंडा बनाया था और इस तरह वक्ता भी ज़्यादातर यहीं के थे। लेकिन इस मौके पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे मुझे लगता है कि अब आइडेंटिफाई होंगे जो लोग कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहना चाहेंगे, जिससे कि डायलॉग 2 सालों के बीच में हो सके, कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकें। मेरा तो विचार ये होगा कि शायद है कि विभिन्न विषयों पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएं जो कि साल भर काम करें, जिससे साल भर बाद वो अपनी फाइंडिंग्स को ला सकें, जिसमें दोनों तरफ के विचार हो सकें। तो इसलिए मैं ये तो सही है कि कुछ इसमें कमियां रही हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा कि ये प्रयास इतना महत्वपूर्ण है कि
इसको आज ही की तारीख में नहीं देखना है, इसका ये क्या चीज शुरू हो गई ये देखना है। और इससे मैं समझता हूँ कि नहीं, ये तो आपने भरत भाई फोकस बताया कि ये तो फोकस होना चाहिए। जो भरत भाई शाह बात कर रहे थे ड्वेल सिटीजनशिप की, आप तो अमेरिका में रहते हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट आपको ना नजर आ रहा हो जितना इनको नजर आता है। एक ही चीज जाननी है पीआईओ कार्ड में उसमें क्या डिफरेंस, अगर मेरे को हमारे नामधारी भरत भाई समझा सके कि पीआईओ उस और डॉक्टर साहब भी कि उसमें हमारी जो भारत के प्रति जो प्यार है वो कौन सा पीस का पेपर मेरे जेब में उससे नहीं तोला जाता है। जी, मैंने शायद उस विषय पे बोल दिया था जो उन्होंने कहा था कि किस तरह से कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मौका नहीं दिया गया था। मगर जो दोहरी नागरिकता की बात पे ये है कि जैसा कि कहा भी द्विवेदी साहब ने कि और आपने भी कि जैसे बहुत से देशों के इस तरह के संबंध हैं कि जिनको दोहरी नागरिकता दी गई है, तो ये तो मानता हूं कि हालांकि बताया नहीं गया है सारे डिटेल, लेकिन 7 देशों के लोगों को चुना गया और उसमें पॉलिटिकल वो नहीं दिए जाएंगे। मगर ये भी है कि भारत जो है, मुझे ऐसा लगता है और मैं देखना चाहता हूं कि प्रयास को ज्यादा कि कॉशियसली मूव कर रहा है। और उस कॉशियसली मूव करने में यह है कि आधी रोटी या आधा ये रखा गया है, तो उससे ये होगा कि इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनको भी डेवलप होगा कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा वर्क कर रहा है। तो इतने वर्षों से इस समय को बातचीत चल रही थी, जिस एक संस्था से मेरा भी ताल्लुक रहा है, NFI वगैरह, हम लोगों ने ये कंटिन्यूअस सब्जेक्ट रखा था। तो इतना टाइम लगा भारत को फाइनली इस पॉइंट पे आने के कि और उसका वजह यह है कि ये डर थे कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले। तो आज ही वंस अगेन आई फील लाइक कि इसके सारे रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक फ़र्क मैंने डिटेल तो नहीं देखे हैं, लेकिन अगर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज और वेरियस अदर थिंग्स, कोई मिनिमम फीस, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर करे इतना $5 लाख, $4 लाख, $10 लाख, ये पहली क्राइटेरिया आनी चाहिए। क्योंकि हमारी मांग ये कि अगर आप हमको दो तो हम इधर बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बहुत देशों में ये है कि भाई इतना मिलियन आप लाओगे तो आपको आपकी कनाडा में भी है कि आप इतना मिनिमम सम लाओगे तो ये रखो। जी, कनाडा में तो ये है जी कि इफ यू इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो आपको इमीडिएट विद इन ए मंथ इमिग्रेशन पेपर्स क्लियर हो जाएंगे। जी, ये कब जी अगर इस तरह की बात भारत सरकार भी लगा दे तो संभव है कि जिसके लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो जल्दी होगा और फ्रूटफुल होगा। जी, फ्रूटफुल होने के लिए साहब एक बात मुझे और कह लेने दीजिए। फ्रूटफुल होने के लिए ये आवश्यक है कि जो सरकारी तंत्र है इस पर भी अगर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं हुआ तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर यहां से भाग जाएगा। मैं उसी बात पे आने वाला हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आप तीनों की बातों से निकला कि जो इस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आना चाहिए था वो इस कॉन्फ्रेंस से निकल करके नहीं आया। लेकिन भरत भाई ने कहा कि ये एक स्टेप है और आज इसको अंतिम दिन नहीं मान लेना चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और चीजें निकल करके आए। हम लोग लौट के आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 2410001 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के दूसरे दिन, यानी कि इन 2 दिनों में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन से क्या रोशनी निकल करके आई है। बातचीत में हमारे साथ शामिल है भरत भाई शाह, भरत भार्गव और डॉक्टर TD द्विवेदी साहब। भरत भाई साहब, एक व्यूअर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनकी बात सुने, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं वो। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएंगे? My name is R.N. Sachdeva. जी सचदेवा साहब बताएं। PSCBC. जी जी। Bombay State Electricity Board and working in Delhi. जी जी जी। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ?
क्या सवाल है बताएं? My question is that if the foreign NRIs are so reluctant to invest in India, जी I mean, why should we bother much for them? We have got a lot of talent with them. Talent and our talent has gone over there. I got immigration from America. I got immigration scholarship from this Canada, from England also. I didn't go there just to serve my country. जी And I am still serving. There is no problem. जी But only the handicap with the Indians are that they are corrupt politicians. जी And the corrupt politicians and the corrupt bureaucracy, they have got no future at all. जी धन्यवाद सचदेव। Whatsoever maybe they are NRIs or anybody, NRIs gets frustrated only because of this. The system is defective. धन्यवाद सचदेवा साहब, मैं कोशिश करता हूँ आपकी बात का जवाब मिले। देखते हैं भरत भाई शाह, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं कहूँगा कि सचदेव साहब की बात एकदम सच्ची है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये मीडियम एंड लोअर ब्यूरोक्रेसी के पास पहुँचता नहीं है। लेटर्स पहुँचता है तो लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो लोग समझते नहीं है, समझते हैं तो डाइजेस्ट नहीं करते, और डाइजेस्ट करते नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसलिए मैंने मंत्र दिया था लास्ट ग्लोबल इंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में, इम्प्लीमेंट इट एंड इम्प्लीमेंट इट। दूसरा इनको जवाब दूंगा कि ये तो म्यूचुअल है साहब, हम एनआरआई सचदेवा साहब एक दूसरे का हम मदद करते हैं। जब भी आपने एटम बॉम्ब फोड़ा और अमेरिका ने आपका गला दबाया तब आपने आरआईबी निकाला, और आरआईबी के अंदर हमने $5 बिलियन भेजे, उसमें से 42% खाड़ी के देश ने भेज दिया। मैंने सबको बोला कि ये आपकी थैलियाँ खोल दो, ये अपना अभी फर्ज बनता है। तो जब भी कोई क्लेमिटी आती है तो ये तो अरस परस है, आप हमको कुछ दो, कुछ आप हमको दो, क्योंकि हम आपके ही हैं और आप हमारे हैं। जी द्विवेदी साहब। मैं सचदेवा साहब से को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ जी तो 2 चीजें उस समय के नेताओं ने यदि की होती तो आज ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये प्रश्न नहीं उठता। हमने ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ज्यों का त्यों अपना लिया। मेरे ख्याल में बहुत से देशों में घूमा हूं अध्यापक होने के नाते, किंतु इस तरह का जैसे आईएएस और पीसीएस के कॉम्पिटिशन्स हैं ये किसी देश में नहीं होते। अब ये जो ब्रिटिशर्स की प्रणाली थी हमारे ऊपर रूल करने की और हमको शिक्षित करने की, अब ये सड़ गई है। अब इस पर मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा। अब पूरे देश के विद्वानों को, पूरे डायस्पोरा के विद्वानों को इकट्ठा करके एक भारतीय शिक्षा पद्धति और एक भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली तय करनी होगी। और अगर हमने तय नहीं किया तो हम चाहे जितनी कॉन्फ्रेंसेस कर लें इसका कोई लाभ नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा भरत जी। हाँ, आपका तो सचदेवा साहब जो आपने पहली वाली बात कही थी उसका ये मैं कहूँगा कि आपका यहाँ रहना और देश की सेवा करना तो बहुत सराहनीय है ही, लेकिन ये मान के चलिए कि जो एनआरआईज भी हैं वो भी भारतीय जो यहाँ रहते हैं उनके बेटा बेटी और भाई बहन हैं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब हर क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भारतीयों का जगह जगह पर रहना, हमारा भारत का प्रभाव बढ़ रहा है उन जगह पर, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद हैं, हम भारत का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इतने करीब हैं बहुत से, मुझे मौका लगा है बहुत व्हाइट हाउस में क्लोजली वर्क करने का। कुछ एक बिल्स आए जिसके ऊपर हम लोगों को मौका लगा कि हम भारत का पॉइंट ऑफ व्यू रख करके उन बिलों को या तो पास करा सके या ड्रॉप करा सके। और उसमें ये बात नहीं है कि कोई हमारे लिए बड़ी भारी भारत को देन है, हम खुद भारत के हैं और हम सबका जिम्मेदारी हो जाती कि जहां भी हैं वहां हम सब मिल करके एक हमारा कॉमन कॉज है मदर इंडिया की सेवा, उसमें सब लगे हुए हैं तरह तरह से। और इस हिसाब से why bother with NRIs? NRIs are not saying that they don't want to. People want to. NRIs are no different. मगर ये है ठीक है, भारत की अगर यहाँ की कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं
कि जिसकी वजह से कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसके माने ये नहीं है कि डोंट बॉदर विद एनआरआईज, इसके माने ये हैं कि हमें यहाँ अपने देश में उन चीज़ों को सुधारना है जिससे एनआरआईज नहीं और भी लोग इन्वेस्ट कर सकें। चलिए बहुत बढ़िया बात की। मैं भरत भाई शाह से बात करता हूँ। भरत भाई शाह, मुझको एक बात बताइए, आप सुधारने की बात कर रहे हैं, आप तीनों लोग अलग अलग मुल्कों से आए हैं जी, और आप अपने अपने नजरिए से इस हिंदुस्तान को देखते हैं, है ना? जैसे भरत जी ने कहा कुछ चीजें सुधर सकती हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अगर गल्फ में बैठ करके आप हिंदुस्तान को देखते हैं तो आप हिंदुस्तान में क्या सुधार चाहते हैं? क्या होना चाहिए हिंदुस्तान को ताकि जो तरक्की की डगर है, जो तरक्की का रास्ता है, वो और ज्यादा स्पीडियर हो जाए? ये जो तकलीफ है ना, वो खाली एनआरआई की नहीं, आप लोग की भी है कि जब तक सिस्टम और सिस्टम चलाने की प्रोसीजर, उसमें जब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी, और ऐसे ही जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि वही जो पुरानी जो रियल जो ब्रिटिश संस्था, जो इधर ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश प्रोसीजर इधर फिट नहीं होती थी, वो अभी आज भी हमें चला के रखी है। एक वो है। दूसरा, जो मिनिस्टर साहब हैं उनको अपने माहौल में एकदम फिट होना चाहिए। यशवंत जी एक दफे दुबई एयरपोर्ट से मैंने पूछा कि साहब हमने स्वीपिंग का बहुत सुना है, लेकिन एक रात में फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए और वही रात में फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन बन जाए, तो ये कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? मैंने बोला कोई उसका लॉजिक, बोला मेरे को भी मालूम नहीं क्या लॉजिक है। तो आप समझ सकते हो कि कोई कंटिन्यूटी सिस्टम वहां तब्दीली नहीं होगी, तब तक आज जो भी कुछ करोगे वो खाली हमारी तकलीफ नहीं है, ये आप लोग की भी तकलीफ है। डॉक्टर द्विवेदी, आप क्या कहेंगे? व्हाट सिस्टम, जैसे भरत जी ने कहा कि आप, ये मैं कहना चाहूंगा कि एक आईएएस जब फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी होता है तो वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है। वो आईएफएस होता है, हमारे यहाँ सिस्टम अलग है, आईएफएस होता है वो फॉरेन। एक आईएएस से, लेट मी रिपीट जी, एक आईएएस जब एजुकेशन का चीफ सेक्रेटरी होता है जी, तो एजुकेशन पॉलिसी और वाइस चांसलर का डिटर्मिनेशन करता है। ही इज ए मेंबर ऑफ द विजिटर्स कमेटी टू सेलेक्ट ए वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी 3-मैन कमेटी बनती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होता है जी। वही जब इरिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी हो जाता है तो नहर बनवाने लगता है जी। वही जब फाइनेंस का चीफ सेक्रेटरी हो जाता है तो बजट बनाने लगता है जी। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी गोली है जो आईएएस को दी जाती है, जो एक ही साथ 10 वर्ष के अंदर सारे विषयों का कॉम्पिटेंट हो जाता है जी। ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा तब तक कितने भी इन्वेस्टमेंट हो, भारत जिसको जिस डगर पर चलना चाहिए उस डगर पर ये चलेगा, सही नेताओं के कुछ अच्छे नेताओं के नाते, किंतु इतनी अड़चनें आएंगी कि उन अड़चनों का सलूशन किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं होगा। चलिए, भारत जी हमारे साथ मैनेजमेंट से हैं और देश को, संस्थाओं को मैनेज करने का काम करते हैं। भारत जी, आप बताएं कि ये एक्चुअली जो आप दोनों लोगों ने समस्या बताई वो प्रबंध की समस्या है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री, एंड वंस यू गो ऑन दैट पॉइंट, हाउ टू मैनेज द कंट्री नॉट एमिकेबली, एफिशिएंटली। एमिकेबली तो वी आर मैनेजिंग, एफिशिएंटली वी आर नॉट मैनेजिंग, जो ये कह रहे हैं। सो जब एफिशिएंटली मैनेज करने की बात आती है तो व्हाट आर द पॉइंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू वांट इंडिया शुड अडेप्ट एज ए country of which is seen from abroad, that is a country of the management people. They know their art to manage their affairs. उसमें यही है कि जैसा कि एक बात कही गई कि जो आप तो जानते हैं कि जब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आज अगर वो अप्लाई करता है तो उसको 1 साल 2 साल लग सकते हैं कि जब तक उनको फाइनली पेपर वर्क कंप्लीट हो कि जब वो कोई काम शुरू कर सकें। तो ये तो हुआ मैनेजमेंट एट द गवर्नमेंट लेवल कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल, excesses of licenses and those things are being rationalized, but still there are a lot of obstacles. और पहले एटीट्यूड भी रहा था हमारा कि हम
बहुत सी कंट्रीज तो अट्रैक्ट करना चाहती हैं, रेड कारपेट बिछाती हैं। हमारा ये था कि हम, जैसा कि सचदेव साहब ने भी कहा, व्हाई बादर विद पीपल हु हैव एनी रिक्वायरमेंट्स, तो खैर वो कम हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि भरत भाई ने भी कहा, बहुत सी चीज़ें जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम हो, यहाँ के भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी वही प्रॉब्लम है। तो चाहे तो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, तो वो प्रेशर पड़ रहा है। और जैसे जैसे रियलाइज किया जा रहा है तो पूरे सिस्टम को करेक्ट करना पड़ेगा कि जिससे कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स एफिशिएंटली हियर। तभी चाइना 10 हमारे से 10 टाइम्स उसको इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इसलिए कि इन्वेस्टर्स फाइंड दैट इट इज इजियर। इसको माने विंडो सिस्टम है। जी जी जी, मैं उस पे आता हूँ। हम लोग थोड़े से डाइल्यूट कर रहे हैं इस पूरे विषय को, क्योंकि प्रवासी भारतीय का जो ये सम्मेलन है, इसके मकसद को सब लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसा आप शुरू में कहा हम लोगों ने कि इसके मकसद में थोड़ा सा डाइल्यूशन हुआ है। या तो ये मकसद भारत सरकार का सिर्फ आप लोगों के सिर मिलाने का था, हाथ मिलाने का था, या इन्वेस्टमेंट लाने का है, या इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को आपकी सलाह से चलाने का है, ये किसी को पता नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं मेहमानों से कि प्रवासी भारतीयों के इस सम्मेलन का मकसद सरकार के नज़रिए से क्या है और इनके नज़रिए से क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्देश्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विरोधाभास क्यों है। जो मेहमान आए हैं उनके मन में बात कुछ और है, सरकार के मन में बात कुछ और है, और जो वक्ता वहाँ बोल रहे हैं उनके मन में बात कुछ और है। त्रिकोणात्मक संघर्ष तो ना कहा जाए, त्रिकोणात्मक मतभेद वहाँ है। यही जानने की कोशिश है कि क्या वास्तव में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कोई नया रंग, कोई नई उम्मीद लेकर के आया है, नहीं। बातचीत में शामिल हैं भरत भाई शाह, भरत भार्गव जी और डॉक्टर टी.डी. द्विवेदी साहब। डॉक्टर द्विवेदी जी, आप मुझको ये बताएं, जैसे भरत भाई शाह ने कहा कि अभी तक इस फोरम से जितने लोग वक्ता बोले उन्होंने सब अपनी अपनी बात की और सरकार ने अपने नज़रिए से बात की, लेकिन आपको क्या लगा इस 2 दिन के सम्मेलन में कि सरकार क्या चाहती है आप लोगों से और आप क्या चाहते हैं सरकार से? मेरे लिए ये कहना तो बड़ा कठिन है कि सरकार हमसे क्या चाहती है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम सरकार से क्या चाहते हैं। बताएं। हम चाहते हैं कि सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता या प्रवासी भारतीयों के इन्वेस्टमेंट को वन वे स्ट्रीट न बनाए, डायस्पोरा के लोगों को भी कंसल्ट करे। दिल्ली में बैठ करके एक कमेटी बना करके और सजेस्ट कर देना कि डायस्पोरा को इस तरह किया जाए, दोहरी नागरिकता इस तरह दी जाए, PIO कार्ड बंद कर दिए जाएं, इस तरह की जो बातें हैं, जैसे भरत भाई शाह ने पहले कहा, अगर ये ड्यू प्रोसेस से हुई होती, कंसल्टेशन से हुई होती, तो संभवतः यह पहली ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ही एक निश्चित नतीजे पर पहुंची होती और यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला आदमी कुछ लेके जाता और संभवतः कुछ दे के जाता। जी, डायस्पोरा केवल भारतीयों का ही नहीं है, चाइनीज बहुत बड़ा डायस्पोरा है, जूइश बहुत बड़ा डायस्पोरा है। और मुझे याद है कि जब गोल्डा मायर प्राइम मिनिस्टर थी इजराइल की, जी, तो विद इन 2 hours in Chicago she collected $400,000 or $400 million, correct me if I'm wrong। जब कभी भी किसी भी देश पर विपत्ति या कोई आर्थिक संकट आता है जी, तो निस्संदेह वहां के लोग चाहे जहां भी रहें, वो दोनों चारों हाथ पैर से तैयार रहते हैं कि यदि हम कुछ कर सकें अपने देश के लिए जहां से हमारे पूर्वज आए हुए हैं। आपने देखा होगा इस कॉन्फ्रेंस में कि वो इस कॉन्फ्रेंस में एक बात और निकल के आई। आपने ठीक कहा, मैं भरत भाई शाह, आप महेंद्र चौधरी ने
फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि भारत को सोचना पड़ेगा कि जो गरीब एनआरआई हैं और जो अमीर एनआरआई हैं, इन दोनों में फर्क करना बंद करना पड़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस से बड़ी बात निकल करके आई कि ज़्यादातर फोकस अमेरिका के एनआरआई और ब्रिटेन के एनआरआई और कनाडा के एनआरआई या फ्रांस के एनआरआई पे है, हो सकता है। और उन्होंने कहा कि भारत में के जो एनआरआईज हैं उन पर जब जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है, भारत सरकार को उन पर होने वाली जातियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्या इंडियन डायस्पोरा का ये मकसद भी है? जहां तक मैं समझता हूं तब तक ये विषय बहुत पीछे आना चाहिए जी। पहले तो इंडियन डायस्पोरा को एक दूसरे के, देखिए ये सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन से अगर नतीजा भी कुछ नहीं निकले तो हम तो हमारे दुश्मन के साथ भी बहुत बातें करते रहते हैं, तो ये तो अपने लोग हैं। ये संघर्ष जो हुआ है इसमें अगर हम मिलते रहेंगे, एक यही देखो रिजल्ट। मैं आपके सामने बैठ के ये कह रहा हूँ, आई एम श्योर कि कोई सेक्रेटरी सुनते होंगे, कोई मिनिस्टर सुनते होंगे, तो उनके दिल में अगर राम बस जाए, हालांकि आपके मुल्क में राम बोलना वो भी पाप है क्योंकि मैं हिंदू बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी राम बस जाए, मैं तो संस्कृति ऐसा नहीं है, पक्या कलम है कि अगर वो राम बस जाए तो हो सकता है कि ये जो आपस में डायलॉग बन रहा है, तो ऐसी सम्मेलन का जरूर है। उसमें से अगर 1% भी फायदा हो तो वो 1% का दुगना 2% दूसरे साल हो सकता है। तो मैं तो आशावादी इसलिए हूँ, इतनी मेरी तकलीफें हैं, मेरी कोई बात नहीं होती, फिर भी मैं आशावादी हूँ कि संघर्ष को दूर करने के लिए कोई मकसद जो आपने बोला ये लाने के लिए डायलॉग्स बहुत जरूरी है, और ऐसे सम्मेलन रेगुलर होता रहे तो बहुत सी मैं भरत जी पे आता हूँ, लेकिन एक दर्शक है हमारे लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। त्यागी जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं मिसेस हसन बोल रही हूँ। जी मैडम बताएं। मेरे पास 2 क्वेश्चन है प्लीज। जी। एक तो है इंडियंस लिविंग इन इंडिया won't be undermined intellectually by this diaspora, and will this diaspora encourage the Indians living here leave the country? This is one. And the second question is, if we don't believe in some countries for security reason regarding dual citizenship, then why are they allowed to be migrated to those countries? जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसका जवाब दिलवाने की कोशिश करूंगा आपको कि शायद आपका जवाब मिल जाए, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं जो बात कर रहा था मकसद की, भरत जी आप बताएं। मैं तो समझता हूं कि इसके बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल हो सकते नहीं हो सकते, हाँ, और हाँ में अंतर है। हाँ ठीक है, मैं इसलिए कहा हो सकते क्योंकि मैं माइंड नहीं रीड कर सकता कि स्पॉन्सर गवर्नमेंट नहीं मैं आपसे नहीं, मैं हाइपोथेटिकल कोई बात नहीं कर रहा। यू हैव बीन देयर फॉर 2 days। यस, मैं आपकी अपनी व्यक्तिगत रीडिंग पूछ रहा हूँ कि इज द डायस्पोरा एबल टू कन्वे टू ईच अदर the very purpose of organizing this convention, that what you can contribute and what we can contribute. Is it clear to you till now? It's not clear to everybody in that sense. It's not crystal clear कि ये 5 objectives हैं इसमें, मगर ये जरूर है कि financial बहुत important था, both from investment point of view and did you come to listen to here to India to the lecture of Atal Bihari Vajpayee, or did you come to listen the lecture of Lal Krishna Advani, or did you come here to listen the lecture of Amartya Sen or Nobel laureate Naipaul, or did you come to listen to our honorable external affairs minister Yashwant Sinha? For what you came? अब ये है कि डायलॉग शुरू कहीं से भी हो सकता है। ये फीजी की बात जैसे है, वो इशू फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं और देशों के रहने वाले इंडियंस को भी जब पता चलेगा कि फीजी में और कई कंट्रीज के अंदर इंडियंस के प्रति डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम लोग भी अपने अपने ढंग से इसमें योगदान दे सकते हैं। मैं भरत जी बड़ी साफ बात सुनना चाहता हूँ। मैं आपसे, जब आप अमेरिका से चले भारत के लिए, तो आपका क्या मकसद था कि बिरला मंदिर देखेंगे या मथुरा जाएंगे या द्वारकाधीश जाएंगे? So that is a pilgrimage. Then why does it need to have a diaspora? Then when you have a diaspora, then you should have a concrete and constructive interaction. And do you think in 2 days has it been conveyed to you, or has it been reached on that such level? No, it has not been conveyed at that level, at that degree of clarity.
I have accepted, personally, I have accepted that dialogue has begun, and that's why you find me saying that I have a vision that somehow from this I will learn where are opportunities for us who to be able to apply ourselves in other ways, economic development and other things. So I came with the thought that let this dialogue begin, and I'll absorb. And again, you are on crossroad that you come like a water. Wherever you get the place, you just flow. Otherwise, you go back. Is this the message, Dr. Dwivedi? इसमें साहब एक बात ये है जी कि यह पहली बार हो रहा है, यह एक ऐतिहासिक घटना है, और इस ऐतिहासिक घटना को पहली बार हो रही है, हमको यही प्रसन्नता है। नहीं, देखिए डॉक्टर द्विवेदी, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप लोग कनाडा में रहे हैं, इतने बरस रहे हैं, 45 साल रहे हैं, 45 साल रहे हैं, और अभी रह रहे हैं वहाँ। जी हाँ, रह रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विजन की। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस कन्वेंशन, नो I am not against this convention. No, I am always in favor of the dialogue, meeting, eating, sitting. That's all fine, good. Quite true. To knowing each other. ना जाने किस देश में वेश में नारायण मिल जाए. We have that kind of a philosophy. Right. But still, there has to be a purpose. If this diaspora is purposeless, then it is a futile exercise, except meeting, eating, sitting, and getting back to your pavilion. This diaspora can be extremely important. This meeting can be made extremely important provided a structure is made. Who will make the structure? Will it be the government of India, or will it be the members of the diaspora? We got to think about it. We have to make the best out of it. मैं तो आपको सीधी बात बताऊं भाई जी, कि अगर मैं ऐसे चला आता जैन स्टूडियो में या जी स्टूडियो में या कल एनडीटी में जा रहा हूं, तो ये सब हमको कोई ऐसे कोई इधर घुसने को देते? ये तो हमको जो कुछ मिल रहा है वो तो ये ऐसे इंडियन डायस्पोरा किया, गवर्नमेंट ने हमको इतना प्यार से रखा, तो आपको हमारी पहचान पाई। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये मुल्क को, मिसेस हसन ने जो पूछा, इनको पहचान, इनकी पहचान के लिए, मेरी पहचान के लिए, आपकी पहचान के लिए, इधर की मीडिया की पहचान के लिए, तो बहुत कुछ हुआ। तो ये तो शुरुआत हुई, जैसे प्रोफेसर बताया कि तो शुरुआत हुई है, तो आगे देखिए कोई ये इंतहा तो नहीं, तो इतना है। तो मतलब आप ये मानते हैं तीनों कि हम ये डायस्पोरा पहला जो सम्मेलन है जी, वो सिर्फ एक दूसरे को जानने का एक छोटा सा प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा बहुत कुछ है। देखिए, हमने मैं इसलिए नहीं, इसके बाद जानने की कोशिश करूंगा इसके अलावा बहुत कुछ क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट करके आऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रयास हो रहा है ये सिर्फ मीटिंग का प्रयास है या कुछ और है, और निकल के क्या आने वाला है इस डायस्पोरा से। क्या हम सिर्फ नॉन रेजिडेंट इंडियन से चंदा इकट्ठे करने वाला देश रहने वाले हैं, या वास्तव में उनके लिए या उनके द्वारा कुछ किए जाने वाला देश बनने वाले हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार चल रहा है। गृह मंत्री ने आज भाषण दिया है और नोबेल लॉरेट न्यायपाल ने भी भाषण दिया है। उसी को लेकर के यहाँ कई सवाल खड़े हैं कि सम्मेलन का आखिर मकसद क्या था। बात ये निकल कर के आई है, सम्मेलन में अभी तक मुलाकात हुई है, वो भी सबकी एक दूसरे से नहीं, कुछ लोगों की कुछ से, कुछ लोगों की कुछ से, सबका भी मिलन बाकी है। बहरहाल तीनों मेहमानों ने माना है कि एक अच्छा प्रयास है। अब इसकी डगर क्या होनी चाहिए? भरत भाई शाह, 1 मिनट में, क्योंकि भरत जी ने अपनी बात नहीं की थी, इससे पहले कि आप बताएं कि मैं कहने लगा था कि 1989 में मैं एक संस्था है अमेरिका में, नेशनल संस्था, नेशनल फेडरेशन, उसका चेयरमैन था। तब हमने पहली बार एक ग्लोबल पीपल का कॉन्फ्रेंस करी थी। उसमें 30 कंट्री से आए थे, करीब हमारे 5-1 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन 5-1 हज़ार में से 500 बाहर के थे। तो हमने यही चीज़ शुरू करी थी, उसमें हमने अपना एजेंडा फॉरवर्ड किया था,
लेकिन अब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, विदाउट दैट वी कुड ओनली मीट बट वी कुड नॉट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट. The fact that government is now participating, they are in a position to listen to things and affect more. तो मैं ये कहने लगा था कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये होने वाला है कि जैसे प्रेस ने इस सब चीज को फैला रहा है, तो सारे भारतीयों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो अवेयरनेस बढ़ेगी और थोड़े से जो मिस्ट्रीज हैं, जो एटीट्यूड्स बन जाते हैं थोड़ा डिस्टेंस की वजह से कि NRIs आर लाइक सम एलियन पीपल, वो कम होगा. और जो 20 मिलियन NRIs हैं वो प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन वाइकेरियसली दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें जो गवर्नमेंट ने मौका दिया है और सत्कार दिया है उसको वो फील कर रहे हैं कि कैसे एटीट्यूड चेंज हो रहा है. तो ये सारा इसका इफेक्ट, मतलब आप ये कहना चाहते हैं दैट ट्राइकलर हैज रीच्ड टू योर डोर in with this and 20 million people with the publicity that this conference will get. जी डॉक्टर द्विवेदी आप क्या कहेंगे? मैं डगर क्या होनी चाहिए? मेरा ये सवाल था कि डगर होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो सरकार करे, सरकार की कोई एजेंसी करे, वह डायस्पोरा के लीडरशिप से को कॉन्फिडेंस में लेकर करे जी. ये यूनिलेटरल आइडियोलॉजी न बने, क्योंकि हो सकता है कि डायस्पोरा के लोग भी कुछ ऐसी बात कर सके जिससे न केवल भारत सरकार का लाभ हो, भारतीयों का फायदा होगा, NRIs का फायदा होगा जी. और भारत में रहने वाले भारतीयों का ये सोचना, जैसे पहला प्रश्न हुआ था जी, हम लोग भी भारत से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं. जी भरत भाई साहब, मैं तो एकदम सीधी बात पे आऊंगा कि सरकार को क्या करना क्या नहीं, वही बात मैं आपको समझाऊंगा. वरना ये जो ये हुई अपनी ये सम्मेलन हुआ जी, तो वो सम्मेलन अगर अभी हम इधर से चले जाए और कुछ नहीं होगा तो जो हिंदी में कहावत है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने का 12 आना वाली बात हो जाएगी. जी. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली भारत सरकार ने एक कमेटी करनी चाहिए, जो कमेटी को बोले कि एडवाइजरी कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा, और वो कमेटी में इंडियन बाहर से कौन आएंगे वो इधर के सेक्रेटरी नक्की नहीं करे जी. वरना वो सेक्रेटरी जब आके सम्मान अवार्ड की आप बात करूं तो मेरे लिए जितना रिकमेंडेशन आया था 12 मिनिस्टर जी, 15 पार्लियामेंटर, इंक्लूडिंग नाम नहीं दूंगा, जबरदस्त हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जी, रिलीजियस लीडर सब ने, लेकिन जो सेक्रेटरी ने सोचा कि किसको देना है उसको ही सम्मान दिया गया. ठीक है, वो तो समझ गए. एक NRI व्यूअर लाइन पे है, देखिए आप देखते हैं, लेट्स सी क्या बात अगर पूरी. एक मिनट. हेलो. Yes, sir. Good evening to all of you. Yeah, good evening. Mr. Tyagi. Yeah. And on the common people behalf, I would like to have question from all the panelists. Yeah. I'm one NRI from the Gulf region, actually. Okay. So You have come here to attend the conference? Actually, I'm just, you can say I've been there in the Pragati Maidan. Okay. But unfortunately, after that, I had to leave from there. Okay. So my question is that, being an NRI, very regretfully, I have to say, media is trying to create a discrimination among the NRIs, in spite of taking a solid and positive footstep towards Indian economy and prosperity. And don't you think they are just trying to cook a hot chapati on this oven? And it's a high time for media to clean the image which they have spoiled, especially in last 1 year. Thank you very much, sir. Thank you. All of your opinions I need here, please. Thank you. Do you think ऐसा लगता है आपको? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता. मैं अपने भाई के नारा ही है और मैं वहां से ही आ रहा हूँ जी. तो मैं तो समझता हूँ कि जहाँ जब मैं इधर आया हूँ लास्ट 10 ईयर से, तो मीडिया ने मेरे को अटमोस्ट पब्लिसिटी दी है और मेरी बातें. नहीं, वो प्रवासी सम्मेलन की बात कर रहे थे कि प्रवासी सम्मेलन का एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं पर्सपेक्टिव में दिया जा रहा है. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 3 दिन में मेरा सब स्टेटमेंट आया है सब अखबारों में. जी द्विवेदी साहब आपको. नहीं साहब, मीडिया में बड़े निसंकोच और बड़े धैर्य के साथ ये कह सकता हूँ कि मीडिया ने बहुत कोऑपरेट किया है जी. मीडिया ने इस कॉन्फ्रेंस को बहुत हाईलाइट किया है. भरत भाई, आप मुझको ये बताएं भरत जी कि इस सम्मेलन से
अल्टीमेटली अभी आपको जो एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू थिंक आने वाले साल में अगर कोई सम्मेलन होगा तो कुछ नक्शा निकल करके आएगा? एक मिनट ये मुझे जैसा धैर्य के साथ जो कह सकते हैं, मैं भी धैर्य के साथ ये कह सकता हूँ कि इस साल और अगले साल के बीच में बहुत कुछ मूवमेंट शुरू हो जाएगा और टेंजिबल हम लोग इसके ऊपर प्रेशर करेंगे कि इसको अब कैसे इसको इस क्रूसिबल में जो डाला गया है तो इससे अब क्या निकलेगा क्रिस्टलाइज होके, तो ये हम लोगों का प्रयत्न रहेगा। तो हम इस बात को हम वेट नहीं करेंगे कि कहीं अपने आप कुछ हो, तो वी विल मेक श्योर दैट इट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एंड ए प्रोसेस स्टार्टेड। तो वो जो मोहतरमा ने जो बोला था उनका भी मैं एक सेकंड में जवाब दे दूं, जो उन्होंने पूछा था कि अगर एनआरआईज को इतना इम्पोर्टेंस दी गई तो इसकी वजह से ये तो नहीं होगा कि लोगों को इनकरेजमेंट होगा बाहर जाएं। तो इतना सा मैं कहूँगा कि बाहर जाने खुद में कोई दोष की बात नहीं है। अगर अवसर हो और आपको उसमें रुचि हो तो अगर जाएं, कुछ काफ़ी लोग जाके वापस भी आते हैं, लेकिन ये तो निश्चित हो चुका है इस कॉन्फ्रेंस में और आपके उस पॉइंट पे भी कि ये तो कंक्लूजन निकला है कि अभी तक जो माना जाता था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और जो जा रहे हैं दे आर सॉर्ट ऑफ अबैंडनिंग द कंट्री, अब ये रियलाइज कर लिया गया है कि वो जाना is not a net negative, it's a net positive for all of us collectively, and therefore going is not a bad thing. धन्यवाद भरत जी। भरत जी, मेरे पास समय खत्म हो गया। मैं आपको अभी दूसरे उसमें चंक में, हमारा जो आज दिन भर का प्रोग्राम है उसमें आपको पूरी बात कहने का मौका, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है। द्विवेदी साहब, आपने जो कहा करना है ये उसके बाद द्विवेदी साहब, प्रोग्राम की सीमा है और मुझको समय के साथ प्रोग्राम आप सरकार को क्या मैं कह सकता हूँ इधर से आपके माध्यम से कि आप एक मिनिस्ट्री एनआरए के लिए कीजिए, आप एक कमिटी जो है, जो एडवाइजरी कमिटी बेस्ड ऑन द पीपल्स विश, नॉट ऑन द सेक्रेटरीज विश कीजिए, तो ये काम आगे बढ़ेगा, वरना ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी, आपका भी, और भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाकर हमको अपनी भावनाओं से इस देश की जनता को अवगत कराने का एक अच्छा सुअवसर दिया। धन्यवाद आपका। देखते हैं कल दोपहर में ये प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा कि भारत सरकार की शिरकत, प्रवासी भारतीयों के दुख दर्द में शामिल होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, संकेत है। भारत सरकार आने वाले दिनों में प्रवासी भारतीयों के लिए क्या करेगी, ये खुद प्रवासी भारतीय भी देख रहे हैं और हम सारे भारतवासी देखेंगे कि किस तरह से प्रवासी भारतीय हमारे और आपके दुख दर्द में और हम उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़।